हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्षितिज बैच में। क्या हाल चाल हैं भाई आप लोगों के? मज़े में हो, खुश हो, पेपर पास है, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहो, पॉजिटिव रहो, है ना। अपने माइंडसेट को क्लियर रखो कि हाँ पेपर पास है मगर हम भी तैयार हैं, हमने बहुत सारी मेहनत करी है। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, उन्हें अवॉइड करना है। बस हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, आखिरी के टाइम में ये बहुत मैटर कर जाता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे आपके कमेंट्स देखने को मिले कि ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री एक बार रिवाइज करवाना है। तो ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री को हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में, इसको कैसे टैकल करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस भी लेंगे, है ना। किस तरीके से इसको समझा जा सकता है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, है ना। कुछ तो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो लगातार रिवाइज हो रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। हमारे जैम में 2-4 कॉन्सेप्ट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, कार्बोनिल्स, जीजे सॉल्ट, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो इनको अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको उसको भी ट्राई करना है ना। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सारी चीजें पढ़नी है। आइए शुरू करते हैं कि क्या क्या इसमें हमें देखना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमारा ये चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे जो पहला इंट्रोडक्शन ही होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट का होगा, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट या 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब कि जिस कॉम्प्लेक्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 18 आ गया तो हम उसे कहते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल वो फॉलो कर रहा है। मगर इसकी एप्लीकेशंस भी होती है 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे बेहतरीन टॉपिक हो सकता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। मतलब कि ना प्रोबेबल क्वेश्चन जहां से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आने की, ये मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन एप्लीकेशंस देखेंगे, इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी एप्लीकेशंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जैम में चलो इतने क्वेश्चन नहीं है, मगर आगे जब जाओगे गेट और नेट में नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड के बहुत क्वेश्चन आपको दिखेंगे। देन कार्बोनिल सिस्टम, जितना ज़्यादा अगर इसको देखना पड़े, जितना ज़्यादा रिवाइज करना पड़े उतना कर जाना। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हाँ, एक बार अब यहाँ पर हेडिंग डल गई है तो अब आप टेंशन फ्री हो गए हो कि मेटल कार्बोनिल्स का कोई क्वेश्चन आपका भी अगर गलत होगा तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हेडिंग डल गई है तो ये पूरा होगा ही होगा, अच्छे से इसको समझेंगे। देन जीसस सॉल्ट हमें पढ़ना है। सारी बातें आराम से करेंगे, बस अपना पेन उठाओ, नोटबुक उठाओ और थोड़ा सा सुनो अच्छे मूड में और लेक्चर को देखो। चलिए भाई शुरू करते हैं। चलिए बच्चे, तो पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, यही 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। बेसिकली यही 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 18 है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है और वो स्टेबल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो अब कोई भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आपको गिवन होगा, कोई भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कब 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, कब 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता, वो कैसे गिनेंगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आप निकालोगे। क्या करोगे भैया, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आप गिनोगे, ठीक है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट सर गिने कैसे जाते हैं, एक बार वो और बता दो। तो बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट में आप सबसे पहले लोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आप लोगे, ठीक है। प्लस लिगेंड कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा, एक टेबल आपको दूंगा, वो आपको नोट डाउन करनी है। लिगेंड का कंट्रीब्यूशन, हर लिगेंड का अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है, तो हम वो भी देखेंगे लिगेंड का कंट्रीब्यूशन। साथ में बच्चे प्लस यहां पर क्या करोगे, एनायनिक चार्ज, है ना। अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव बिंदु लगी हुई है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो उसको आप क्या करोगे, प्लस करोगे, यानी कि प्लस एनायनिक चार्ज आप लिखोगे, प्लस एनायनिक चार्ज। और माइनस क्या लिखते हैं, अगर कैटायनिक चार्ज हुआ तो माइनस। और अगर भैया कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो सिर्फ मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का कंट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल के कैसे देखते हैं, यहां पर डी ब्लॉक हमारी केमिस्ट्री आएगी, तो आपको 3D 4D 5D सीरीज के मेटल टिप्स पे, है ना, टिप्स पे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए। जैसे कि आपकी टिप्स पे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको याद होंगे, मगर फिर भी दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल याद करने जा रहे हैं तो एक बार हम सारा लिख लेते हैं, ताकि जब ये नोट्स रिवाइज करें तो ऑर्गेनोमेटलिक्स पेपर से जाने से पहले एक बार ये नोट्स देख कर चले जाना। ऑर्गेनोमेटलिक्स से ना, जैसे बहुत लोग कह रहे थे सर ऑर्गेनोमेटलिक्स कराओ, उसके क्वेश्चन नहीं हो रहे, बहुत सिंपली क्वेश्चन आते हैं।
एक ही क्राइटेरिया से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट से, और या फिर आता है मेटल कार्बोनिल से, इन या फिर जीजे सोल्ट से पूछ लेता है। तो यहां से आसपास क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं भाई किस तरीके की कहानी चलेगी। सबसे पहले यहां पर अगर मैं 3D सीरीज लेकर चल रहा हूं, ये है 4D सीरीज और ये है बच्चे 5D सीरीज। 3D सीरीज आपको याद है पूरी, है ना। 3D सीरीज, स्कूल टीचर, वेरी क्रूअल, मेक, फ्री, कोचिंग, नियर, कजन। अब तो भैया इतनी बार तो मैं आपके सामने लिख चुका हूं, ये जरा न्यू, मॉडर्न, टेक्नोलॉजी, रुक, रही, पर, आगे क्या भाई, आगे क्या, सदमा। ठीक है जी। फिर आपका क्या आएगा, ला, हफ्ता, हफ्ता, वरना, रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ, और हो जा क्या, पागल। ठीक है, और हो जा पागल। ठीक है, और हो जा, ओके, पागल कुछ नहीं है भाई, HG आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर अगर हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होते हैं भाई, ये होता है सर हमारे पास D1 एंड n-1 D1 और ns2, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है भाई। इसकी क्या होगी 3D1 4s2, इसकी होगी 4D1 5s2, इसकी होगी 5D1 6s2। यानी कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं तो इन तीनों के पास बच्चे, इन तीनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, इनके पास 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12। मान लो निकल आपको दिख रहा है, तो निकल दिखते ही आपको क्या कर देना है कि हाँ जी हाँ, निकल दिख गया तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, निकल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 10 हो गए। D8s2, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके हो जाएंगे निकल के। तो ये इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे, भरोसा कर लें भैया आपके ऊपर, इतना तो सर कर ही लो, इतना तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट मेरे मेटल के हो गए हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब होता है लीगेंड का भी कंट्रीब्यूशन बच्चे, लीगेंड भी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर लीगेंड कंट्रीब्यूशन की, है ना जी। मान लो अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास क्या है CH3, है ना, मेरे पास क्या है CH3, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये मेटल को कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या है NH3 है, मान लो ये तो लोन पेयर देगा अपने, तो ये मेटल को कितने कंट्रीब्यूट करेगा, ये इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसका कंट्रीब्यूशन ऊपर वाले का तो होगा सर 1, इसका तो लिख देंगे जी 1, और इसका बच्चे कितना कंट्रीब्यूशन लिखने वाले हो, अरे बोल तो दो, इसका कंट्रीब्यूशन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 कंट्रीब्यूट करना है। तो सर ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है। अब NH3 ये कर रहा है ना, अगर कोई आपको कह रहा है PR3 क्या करेगा, PR3 भी यही करेगा। इस तरीके से आपके ढेरों एग्जाम्पल बन जाएंगे। हम अब सबको लेकर नहीं बैठेंगे, मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं, आपको उसको नोट डाउन करनी है लीगेंड कंट्रीब्यूशन के लिए, ये आपको याद करनी है। ठीक है, यहां से बच्चे आपको ये सारा ध्यान रखना है, ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं लिख के लाया हूं, इसके कंट्रीब्यूशन, है ना। ठीक है, इसके कंट्रीब्यूशन हमने नोट डाउन करे हैं, बस आपको क्या करना है, ये लीगेंड्स हो गया, ये लीगेंड्स का कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ये फिर से लीगेंड हो गया, और ये फिर से लीगेंड का कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है जी, यहां पर बीच में एक लाइन आ गई, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। देखो अगर आपके पास मान लो कभी भी एक, ये बहुत बार आएगा, CO बहुत बार आएगा, CO दिखते ही इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 होगा। बस इसको ना जैसे बचपन में कभी चीजें याद करते थे तो कैसे करते थे, इधर हाथ रख लेते, फिर ऐसे मंत्र पढ़ रहे होते थे, तो इसको यहाँ पे लिखो, इसको हाथ रखो और इसको याद करके जाना पेपर में। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करेगा 2, ये करेगा 2। अब देखो PPS3 कंट्रीब्यूट कर रहा है 2, तो PPS3 फॉस्फोरस के साथ जब भी 3 लोग लगे हुए होंगे तो आपको वहां पर 2 ही कंट्रीब्यूट करवाने हैं। PR3 हो गया, PF3 हो गया, PCl3 हो गया, कोई भी हो गया, 2 ही कंट्रीब्यूशन होगा। NR3 कितना, 2, H2O कितना, 2। अब ये क्या है, ये भाई मेटल, मतलब मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, लीगेंड यही है हमारा CNR। NR2 अगर आपसे कोई कह रहा है तो वो 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपसे CH3 कह रहा है तो 1। अब ये देखना, ये NO आपका 2 चीजों में होता है भाई, एक होता है बेंट NO कितना कंट्रीब्यूट करता है, बेंट है ये 1 कंट्रीब्यूट करता है, और एक आपका NO क्या है बच्चे, लीनियर जर्नली पॉजिटिव रहता है, और NO बेंट नेगेटिव वाला रहता है, लीनियर कंट्रीब्यूट करता है 3। ये याद रखनी है ये सारी चीजें। हेलोजन 1 करेगा, आपका हाइड्रोजन 1 करेगा, कोई भी R ग्रुप लगा है वो भी 1 करेगा, कोई भी PH, कोई भी सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से जुड़ रहा है वो भी 1 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है भाई,
ये पूरा नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूरा याद होना चाहिए पेपर में जाने से पहले, सारे जो भी आ सकते हैं वो सब ले आए हैं। अब देखो NR2 आपको पता लगा, NH2 वन कर रहा है, तो भैया वहीं से उठाओ ना NH2 PR2, N का बड़ा भाई P, वहां से R जुड़ गया तो वो भी एक ही कंट्रीब्यूट करेगा। H2 अगर कोई पूछ ले तो H2 इस तरीके से जुड़ा है, वो कितना करेगा, 2 करेगा। N2 कोई कर ले पूछ ले, वो भी कितना करेगा, 2 कंट्रीब्यूट करेगा। एल्कीन अगर आपको शो हो रही है, वो भी कितनी शो करेगा, एल्कीन, ये एल्कीन इस तरीके से शो हो रहा है तो ये भी 2 कंट्रीब्यूट करेगा। ये क्या है, कार्बिन, कार्बिन CR2 CH2 कुछ भी दे दे इस तरीके से। अब मान लो CR2 दे दिया, कोई आपको कह रहा है SnPH2 दे रहा है, तो क्या आप Cr2 से SnPH2 रिलेट कर सकते हो? भाई कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, ये कार्बन का बिग ब्रदर, कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए थे तब उसका कंट्रीब्यूशन 2 आ रहा था, CH2 का, Cr2 का कंट्रीब्यूशन 2 आ रहा था, तो सर SnPH2 का भी कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। कोई आपको कह दे कि AsPH3 का कंट्रीब्यूशन बताओ, आप छोड़ के आ जाओ कि सर ने तो टेबल में दिखाया ही नहीं। यार सर ऐसे कैसे कर सकते हो आप, सर ने PPS3 तो दिखाया था, PPS3 तो दिखाया था ना बच्चे, यहां से उठाएंगे ना, PP फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक का, फॉस्फोरस का बड़ा भाई आर्सेनिक, जब ये 2 कर रहा है तो ये भी कितना करेगा बच्चे कंट्रीब्यूट, 2 करेगा। इस तरीके से अगर आप जो स्क्रीन पे है बच्चे उतना भी ध्यान रख लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। तो पहले एक बार इन्हें ध्यान से समझो। अब जैसे Cr2 2 कर रहा था, Cr क्या होगा, 3 करेगा। अब ये क्या है भाई, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, हेप्टासिटी मैंने आपको पढ़ाया है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ये अगर एक हेप्टासिटी शो कर रहा है तो 1 आएगा, 3 से कर रहा है मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड से डिलोकलाइज होकर ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 3 देन 5, ठीक है। और अगर मान लो जस्ट Cp लिखा हुआ है, कई बार क्या होता है ना कि इसकी हेप्टासिटी भी फाइंड आउट करवा लेता है, अभी एप्लीकेशंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल में मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो हेप्टासिटी नहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, तो हम उसे जनरली मैक्सिमम कंसीडर करके चलते हैं कि भाई हाँ वो 5 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। फिर बच्चे ये नोट डाउन करने के बाद एक बार ब्रिज वाले कर लेना, अगर CO ब्रिज पे है तो वो 2 करता है, हाइड्रोजन है तो वो 1 ही करता है, बाकी जो होते हैं हेलोजन और ये NR2 ये कितने कितने कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे, 3 कंट्रीब्यूट करते हैं, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये लिगेंड कंट्रीब्यूशन बेसिक देखे हैं हमने, है ना, जो जो आपको काम के हैं वो मैंने लिखवा दिए हैं, ये ध्यान रखना है। और कुछ अभी हम एग्जांपल्स में अंदर जाएंगे, कुछ रह गया होगा तो उस एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको समझ में आ जाएंगे। एटलीस्ट आप इतना ध्यान रख लो, ये मोर देन इनफ हो जाएंगे एग्जाम के लिए। आप एक बार इतना ध्यान रखकर तो देखो, फिर अभी हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। अब बच्चे 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है, अगर आपका इफ एनी कंपाउंड हैज अगर उस कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 है, इफ एनी कंपाउंड हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट इज इक्वल टू 18, अगर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 18 है, देन दैट कंपाउंड फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो वो बस 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, दैट कंपाउंड फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है जी, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। और अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है तो जनरली उसे स्टेबल कैटेगरी में हम रखते हैं, ठीक है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 18 है और किसी के 17 है तो 18 वाला स्टेबल कैटेगरी में होगा, 17 वाला अनस्टेबल कैटेगरी में होगा। इसकी लिमिटेशन भी है, इसकी लिमिटेशन क्या, एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशन, लिमिटेशन कुछ नहीं है भाई, एप्लीकेशंस भी है इसकी, एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है, एप्लीकेशंस हमारे काम की है जो अभी अंदर आएगी। जैसे कि इसकी एप्लीकेशन से आप ये पता कर सकते हो कि नंबर ऑफ लीगेंड्स कितने हैं, अगर मान लो लीगेंड्स पूछ लिए, चार्ज क्या है वो पूछ लिया, हेप्टासिटी क्या है वो पूछ ली। अभी वो पूछने से पहले हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्या हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने में सक्षम हैं, क्या हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने में सक्षम हैं, एक बार हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि इन सब लोगों का मैं जो आपके सामने फॉर्मूले ये लिख के लाया हूं, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बच्चे आपको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे ये आपका क्या हो गया, यहां पर मेटल हो गया, ठीक है, बाकी सारे लीगेंड है, लीगेंड के कंट्रीब्यूशन आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि अगर मैं कहूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे देखेंगे, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लीगेंड्स का कंट्रीब्यूशन, RU है ना, ये जरा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक रही है ना, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, है ना, यहां पर अगर हमारे पास ये है
Ru है ना, Ru ये रहा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है 8 है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कहोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आपके इसके कितने ले लिए, आपने इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ले ली 8 है ना, यहां पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आपने 8 ले ली। इसकी हेप्टासिटी सीधी सीधी गिवन है ना, इसकी हेप्टासिटी बच्चे सीधी सीधी गिवन है 5, तो यहां पर आपने 5 ले लिया। Cl है ना, हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है 1 होता है, तो 1 लेंगे। CO का 2 होता है, PPH3 का कितना होता है 2 होता है। 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, 10 और 5 15 और 16 और 2 18, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बच्चे इसका कितना आ गया 18 आ गया। तो ये कंपाउंड, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करता है बच्चे, फॉलो करता है, और ये स्टेबल है, ठीक है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन बहुत आते हैं, MSQ में आ सकते हैं, MCQ में आ सकते हैं, इनमें से कौन 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, कौन 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा, ऐसे सिंपल बारीक बारीक क्वेश्चन बच्चे आ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। W क्या है हमारा, टंगस्टन, ठीक है। ये क्या होता है, ला हफ्ता वरना 3 4 5 6, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 6 है, ठीक है। हमेशा शुरुआत 3 से होती है, देन 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट W के हमारे कितने आ गए, ये रहा W, ये रहा W के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बच्चे कितने आ गए 6 आ गए। तो हम इसके क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हमने लिया 6, W के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है 6, ये बेसिकली क्रोमियम वाला ही है, क्रोमियम के नीचे D4S2 या फिर D5S1 कह दो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है। एक CO बच्चे 2 कंट्रीब्यूट करता है, और आपके पास ये कितना है, ये आपके पास 3, तो 3 × 2 आएगा। अब बच्चे SiMe3 कहीं नहीं लिखवाया, मगर बच्चे SiMe3 नहीं लिखवाया, CH3 तो लिखवाया है। CH3 कितना काउंट करता है 1 करता है, तो SiMe3 भी तो उसी का ही भाई है। कार्बन सिलिकॉन, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, सिलिकॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन 1 आएगा। वापिस से CO है, 2 × 2 हो जाएगा, प्लस एक हेलोजन है तो वो 1 ही कंट्रीब्यूट करता है। कितना आया 6 + 6 + 1 + 4 + 1, 6 + 6 12, 13 17 और 1 18। तो ये भी बच्चे क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। सिंपल चलना है, अभी तो मैं फिर भी आपके सामने कॉम्प्लेक्स लेके आया हूं, वरना सिंपल ऐसे भी आते हैं। मान लो आपसे कोई कह रहा है ये आपको किसी ने कह दिया CrCO6, ये गेट में पूछा गया है, ये वाला गेट में पूछा गया है CrCO6, क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है भाई। क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट देख लो, क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना 6, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 6 होते हैं, एक CO 2 कंट्रीब्यूट करता है, 6 है, 2 × 6, 2 6 12 + 6 18, तो ये भी फॉलो करता है। तो ये तो हम फिर भी थोड़े से अच्छे देख रहे हैं, ठीक है। आगे चलें, मान लो आपके पास ये है बच्चे, इसको कैसे करना है सर, है ना, इसको कैसे करना है, ये इसको सही से लिखो भाई, पहले AsPH का ट्वाइस, ठीक है, मतलब फिनाइल वाला pH है वो। यहां पर इरिडीनियम है, ठीक है, ये क्या है इरिडीनियम। अब यहां पर क्या है ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होंगे 9 होंगे। तो यहां पर आप देख लो एक बारी, इरिडीनियम है ना, ये कोबाल्ट की फैमिली का होता है, कोबाल्ट से चलता हुआ इरिडीनियम, ये रहा 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है इसके। तो इरिडीनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप क्या लिखोगे बच्चे 9 लिख देंगे। यहां पर हमने लिया, ओके आगे आ गए एक जल्दी से हम थोड़ा सा, ये रहा, ये देखना था हमें। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट पे थे हम, इरिडीनियम है, इरिडीनियम क्या यहां पर कितना होगा 9 हो गया, 3 हेलोजन है 3 ले लेंगे यहां पर, एक PPH3 2 ही कंट्रीब्यूट करता है। देखो अब ये नहीं पता, पर हमें ये तो पता है NH2 का कंट्रीब्यूशन सर वहां पर 1 लिखवाया था, तो यहां पर भी 1 ही लिखेंगे। नेगेटिव को क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो नेगेटिव को हमने, एनाइनिक चार्ज को बच्चे प्लस में जोड़ा जाता है ना, उसको हम प्लस में जोड़ते हैं। तो 9 + 3 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, तो ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन। डू नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, बोलो हाँ या ना, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा। देखो जैम में तो OMC बहुत कम है, बहुत, मतलब कि OMC कुछ अलग से है ही नहीं, ये डी ब्लॉक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जो जर्नली हर बार पूछे जा रहे हैं, तो एक कैटेगरी बन गई है ऑर्गेनोमेटेलिक। मगर नेट में जब आप जाओगे
तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की एक बहुत बहुत प्यारी सी दुनिया है, बहुत मज़ेदार है ना, पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा जब आप नेट में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इतनी सारी बहुत बढ़िया से वहाँ पर पढ़ेंगे। मगर अभी भी ऑब्वियसली पढ़ के जाना है, ऐसे नहीं अरे सर ने कह दिया नेट मतलब नेट के टाइम देखें अभी अंगड़ाई ले लेते हैं थोड़ी सी, ऐसे नहीं भाई। चलिए भाई ओस्मियम, ठीक है, ये रहा हमारा, कहाँ गया भाई ओस्मियम, ठीक है, ये रहा ओस्मियम। इरिडिनियम से जर्नली पहले, जर्नली क्या हमेशा ही पहले होता है, तो कहाँ है इरिडिनियम, ये रहा इरिडिनियम, उससे पहले 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट रखेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट गिन रहे हैं, ये रहा हमारा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 8 हो गए। नाइट्रोजन अगर अकेला है तो ये हमने नहीं लिखा तो लिख लेना, N3 नेगेटिव होता है तो इसकी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। PPH3 2 हो गया, Br2 आपका 2 ब्रोमीन, Br2 आपका होगा 2, Me2 वही NH2 की तरह, वही यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आएगा, नेगेटिव चार्ज का 1, ठीक है जी। 8 + 3 11, 11 और 2 13 और 2 15 और 1 16 और 1 17, 17 इलेक्ट्रॉन। ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा बच्चे, तो इस तरीके से आपको जस्ट देखना होता है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एप्लीकेशन के रूप में भी आ सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है मैं आपको बताता हूं। देखो एक एप्लीकेशन तो आपने देख ली है ना, एक एप्लीकेशन तो आपने देख ली कि स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकता है, ठीक है। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन काउंट फॉलो कर रहा है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 18 है, वो क्या है स्टेबल है। तो यहां पर आप लिख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट जिसके 18 है तो बच्चे वो स्टेबल कैटेगरी में लिखा जाएगा, और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं है वो इससे अनस्टेबल। हालांकि इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर अभी इस स्टेज पर आप इतना ही जान लो। दूसरा पॉइंट बच्चे आपसे क्या पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, है ना। नंबर ऑफ लिगेंड्स आपसे पूछ ले कि भाई आपको कहा कि ये कंपाउंड ना 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके सामने रख दिया और कहा कि देवियों और सज्जनों ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, मुझे बताइए कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने। नंबर ऑफ लिगेंड्स उसने n करके दे दिया, तो भैया क्या करोगे सर, नंबर ऑफ लिगेंड्स पूछ सकता है, एंड हेप्टासिटी भी पूछ सकता है बच्चे, हेप्टासिटी भी भैया पूछ सकता है। और अगर ये पूछने के और साथ साथ क्या पूछ सकता है, प्रेडिक्ट द चार्ज आपसे पूछ सकता है, फाइंड लिख लो, फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज, ठीक है भाई। देखो भाई आपकी बात मानी जाती है ना। अब आप यूं मत कहना कि आपकी बात नहीं मानी जाती, आप लोगों ने ही कहा ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ाओ, इसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है। तो आप भी मेरी बात मानो, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो अच्छे से, है ना। देखो मेहनत तो दोनों तरफ होती है ना, मैं आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट तो आप मेरे लिए कुछ कंट्रीब्यूट, मेरे लिए नहीं वो भी आपके लिए अपने लिए ही होगा ना। रिवाइज कर लो चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा प्लीज़ समय की बर्बादी मत करो, बहुत कीमती है भैया समय, पेपर बहुत पास है, पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ लो, बहुत मस्त जिंदगी पड़ी है भाई, अच्छे से ना। मतलब ये होना चाहिए कि पेपर में जाने से पहले ना, मतलब कि हमें इतना हो कि भाई मैंने अपना सब कर दिया था, देखो सर मैं सब कुछ कर चुका था, मैं अपना बेस्ट दे चुका था। ये अगर आप पेपर दे के आ रहे हो, फिर कुछ भी होए, फिर हम कुछ उसमें हम नहीं कहेंगे भगवान की, है ना, फिर भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। मगर आप पेपर जाने से पहले इतना अपने आप को उस मेहनत में घेर दो, इतनी उसमें मेहनत कर दो कि हाँ जिस दिन पेपर हो उस दिन आप खुद को कह सको कि हाँ भाई देख मेहनत तो यार की है, मेहनत जबरदस्त की है और इससे ज्यादा कर नहीं सकता था, अब अपना दिन आज देखते हैं क्या होगा। और सच मानो बहुत बेहतरीन होगा, बहुत ही झक्कास होगा, बहुत शानदार। मुझे तो पूरा अपना दिन याद है, पूरा सिनेरियो याद रहता है, मैं सुबह उठा था क्या किया था जिस दिन मेरा पेपर था, है ना। मेट्रो में मैं गया था पेपर देने, वहाँ पर मस्त थोड़ी सी घबराहट थी मगर थोड़ी सी खुशी थी कि जिसके लिए इतनी मेहनत की है वो फाइनली दिन आ गया है ना, फाइनली वो दिन आ गया है। तो वो पॉजिटिव रहो, है ना, मस्त टाइम है ये आपका, मस्त टाइम है, बस हाँ वेस्ट मत करो टाइम को। एक कॉन्सेप्ट और होता है बच्चे, हम निकल गए थे इधर उधर मगर वापस आ गए हैं, प्रेडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ये भी क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल से समझाया जा सकता है। कैसे सर, आइए थोड़ी सी चर्चाएं करने इन सब के ऊपर। जैसे कि नंबर ऑफ लिगेंड फाइंड आउट करवा रहा है, ये
आपको सपोज करना है या फिर वो लिख के देगा कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये दोनों लिख लेना भाई, ये दोनों दिस बोथ कॉम्प्लेक्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये दोनों के दोनों 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं, दोनों में आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं तो इनकी x क्या, इनकी x नहीं भाई, इनकी x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए, तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट के आगे लिख दिया कि भाई 18। अब आयरन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होता है D6S2, तो आयरन हमारे पास यहां पर आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8। हमारे को पता है CO का होता है 2, मगर क्योंकि X है तो हमने उसके पास 2X लिख दिया, 2 नेगेटिव हमारा प्लस होगा इज इक्वल टू 18। बहुत बढ़िया सर, यहां पर 2X प्लस 10 इज इक्वल टू 18। अरे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया, ये बच्चों वाला क्वेश्चन ना, ये बच्चों वाला क्वेश्चन एग्जाम में जैम में आपके पूछा है, अभी लेके आया हूं, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 4। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल इसको फॉलो करना है तो इस महाशय को ऐसा दिखना पड़ेगा, CO4 2 नेगेटिव। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, बिल्कुल बेसिक है, बस पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट होता है। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर फॉलो कर रहा है तो यहां पर भी आपको सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट क्या कर लेना है, 18 कर लेना है बच्चे। MnD5S2 यानी कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन Mn के, CH3 1 करता है, CO पता नहीं कितने हैं मगर 2 करता है, इतना पता है, तो यहां पर 18, यहां पर 2x ये 8 हो गया, 8 प्लस 2x इज इक्वल टू 18 सर, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। यानी कि अगर इस महान इंसान को 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करवाना है तो ये ऐसा दिखना चाहिए बच्चे, CH3CO का 5। बोलो हाँ या ना, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बिल्कुल आराम से बेसिक चीजें पकड़ के चलो। दूसरा आ सकता है कि हेप्टासिटी पूछ ले, कहे कि भाई हमारे पास 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है, ये है हमारे पास 2 हैं, ये 2 हैं, आप मुझे बताओ क्या ये दोनों एक हेप्टासिटी शो कर रहे हैं, क्या ये दोनों 3 हेप्टासिटी शो कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं, क्या है इनका राज, है ना। ऑप्शंस में मान लो आ जाए, मैंने दे दिया कि ये दोनों 1 शो कर रहे हैं, ये दोनों 3 शो कर रहे हैं, ये दोनों 3 शो कर रहे हैं, ये दोनों 1 और 3 शो कर रहे हैं, क्या है भाई, क्या राज है, आइए देखते हैं सर। देखो भाई वही बात है, ये तब निकलेगा, ये हेप्टासिटी तब निकल पाएगी जब हमें ये गिवन होगा कि हाँ ये जो महाशय हैं ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं। अब हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने को मान चुके हैं, अब हमें लिगेंड्स हेप्टासिटी पूछ सकता है। जैसे यहां पर हमने कहा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 18 फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पर टंगस्टन महाराज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं, CO कितना रखता है 2 है, मगर ये 2 CO है, 1 CO2 कंट्रीब्यूट करता है, तो 2 कितने करेंगे 4। CP का हमें नहीं पता, क्योंकि 2 CP है तो हम ये भी नहीं कह सकते क्या पता वो दोनों ही 1 कर रही हो, दोनों ही 3 कर रही हो, या 1 और 3 कर रही हो, तो हमने लेट सपोज एक CP X कर रही है, दूसरी CP Y कर रही है, इज इक्वल टू 18 पुट कर दिया, X प्लस Y जाकर यहां पर 18 माइनस 10 हो गया, X प्लस Y बच्चा कितना हो गया सर 8 हो गया। कैसे आएगा भाई 8 सम कैसे आ सकता है, क्या 1 और 1 8 होता है, क्या 1 और 3 8 होता है, नहीं गुरुजी 3 और 5 8 होता है। यानी कि इनमें से एक हेप्टासिटी या तो ऐसे ये मॉलिक्यूल लिखा जाएगा N3CP और एक N5CP, ये तब जाकर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा। आंसर क्या आ जाएगा 3 और 5। ये भी जैम का क्वेश्चन है। सीधे 18 इलेक्ट्रॉन रूल से एप्लीकेशन, इनके क्वेश्चन सीधे आपको नेट, गेट, जैम तीनों में ऐसे ही परोस के मिलते हैं। हाँ पढ़कर जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं भाई बिना पढ़े तो यार कुछ भी नहीं मिला आज तक, आज क्या मिल जाएगा। कर लेंगे पक्का, कर लूं विश्वास आपके ऊपर। चले आगे, दूसरा पॉइंट आ सकता है चार्ज पूछ ले। मान लो ये कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया, यहां पर y सजाकर लिख दिया, कहा कि y क्या है, y क्या है, +1 है, +2 है, +3 है। सर प्लस ही क्यों, माइनस भी तो हो सकता है, तो फिर से -1 है, +1 है, -2 है, +2 है, क्या है y, आइए समझते हैं बच्चे। यहां पर आपको सबसे पहले वही ये तब निकलेगा, हम ये कहेंगे कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट लिखा होगा वहां पर कि ये कॉम्प्लेक्स वैलेंस, ये वाला कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। आप मुझे
प्रेडिक्ट करो या फाइंड करो y की वैल्यू। तो आइए y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं भाई। आयरन D6S2 3D6 4S2 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 6d में और 2s में, यानी कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। यहां से CH3 बच्चे कितना करता है? एक ही करता है, मगर 6 CH3 है तो यहां पर 6 हो गए, प्लस हमने क्या ले लिया? y ले लिया इज इक्वल टू 18। अब यहां पर ये क्या आ गया? 14 आ गया, यहां पर y आ गया, यहां पर 18 आ गया। अब बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो यहां पर चार्ज क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। यहां पर 14 प्लस 4 करना पड़ेगा तब 18 बनेगा। तो आप y को क्या लोगे? क्या आप y को +4 लोगे या -4? ईमानदारी से सोच लो और फिर ईमानदारी से भी बताना कि सही सोचा या गलत। +4 लेंगे या -4? भैया अगर +4 अगर आप y लेते हो, आप ये अगर कर रहे हो यहां पर, तो बच्चे आप पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आप करने जाओगे तो 14 जो कैटाइनिक चार्ज होता है वो माइनस होता है, ये तो 10 पे आ जाएगा बच्चे, ये तो गलत, सरासर गलत हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा? -4 लिया जाएगा, तभी तो हम आयरन का 8 CH3 का 6 प्लस का 4 जोड़ पाएंगे, क्योंकि एनायनिक चार्ज जोड़ा जाता है तो y की वैल्यू बच्चे -4 लिखी जाएगी। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है y की वैल्यू। यहां पर हमारे पास y क्या है? ये है y, हमारे पास क्या है? ये है, ठीक है। तो हम यहां पर अगर y ही नहीं लेकर चल रहे हो, आप इसको लेट सपोज कुछ और वर्ड लिख लो ना, इसको हमने x ले लिया है ना, यहां पर हमने x ले लिया, मतलब कुछ अमाउंट जुड़ रही है। जो अगर चार्ज जुड़ रहा है, चार्ज कब जुड़ता है? जब मेरा एनायनिक चार्ज होता है। तो यहां पर जो मेरा चार्ज था वो -4 होगा, तभी वो जुड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? इसको ऐसे ही लेकर चलना बच्चे, ये कंफ्यूजन हो जाती है, ध्यान रखना। अगर मान लो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट यहां पर आते आते 20 + x = 18 बन रहा होता, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा होता, ठीक है, मतलब कि आपके पास यहां पर 20 बन रहा होता, तो चार्ज आपको क्या लेना पड़ता? जो चार्ज आता कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो क्या आता भाई? वो +2 आता, तभी तो यहां पर आप -2 करते, तभी तो 18 बनता। समझ में आ गया ना भाई? कैटाइनिक चार्ज माइनस होते हैं, एनायनिक चार्ज क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो यहां पर अगर y प्रेडिक्ट करना था, ये प्रेडिक्ट करना था बच्चे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? -4 +4 नहीं लिखा जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि ये क्या है? ये प्लस हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट में, एनायनिक चार्ज प्लस होते हैं, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करता हूं आ गया होगा समझ। तो प्रेडिक्ट करना है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ये रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली है क्या? बच्चे देखो, अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, है ना, या फिर चलो लेट सपोज हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर लिखा है। एजेंट मतलब बच्चे दूसरों के लिए काम करने वाले, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरों को, ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस किसको बच्चे? खुद को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। ये क्या करते हैं? रिड्यूस इटसेल्फ करते हैं। और फिर आपके पास क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? वही है एजेंट दूसरों के लिए काम करने वाले, ये रिड्यूस करते हैं, है ना, रिड्यूस करते हैं दूसरों को। रिड्यूसिंग एजेंट में रिड्यूस अदर्स, ठीक है, ये रिड्यूस करते हैं दूसरों को, रिड्यूस अदर्स। तो ऑक्सीडाइज किसको करेंगे? खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है बच्चे। अब देखना गेन, अब यहां पर अगर हम बात करें कि आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी प्रोसेस में है तो वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बच्चे। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है जी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। बोलो हाँ या ना? अब जैसे कि भाई ये है, मान लो कोई आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 17 लेकर बैठा है। क्या करके बैठा है? कोई इंसान वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना लेकर बैठा है? 17 लेकर बैठा है। तो वो चाहेगा किस में जाना? 18 में जाना चाहेगा। एक इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाहेगा? गेन करना चाहेगा। इसने क्या किया बच्चे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। यानी सर इसने खुद का क्या किया? इसने रिडक्शन किया खुद का। वाह जी वाह, रिडक्शन किया इटसेल्फ। अब खुद का रिडक्शन किया
गया तो बच्चे सामने साथ वालों का किसी ना किसी का तो इसने ऑक्सीडेशन किया होगा, ऑक्सीडेशन अदर्स, मतलब कि कर सकता है, कैपेबल है, तो यानी कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हमें हेल्प करता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी प्रेडिक्ट करने में। बोलो हाँ या ना। भाई समझ में तो आ जाती है ना, जो बातें बोल रहा हूँ वो तार से तार कनेक्ट हो जाती है ना, है ना भाई। मैं उम्मीद करता हूँ, और मेरे को जैसे रिव्यू मिलते हैं तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ जाती है, तार से तार कनेक्ट हो जाते होंगे ना ऐसे ब्रेन टू ब्रेन। अगर कभी हो ऐसा कि नहीं आई कनेक्ट, तो पेन कॉपी फेंकने से पहले या मेरे को पॉज करने से पहले, मुझे हटाने से पहले थोड़ा सा 10-15 सेकंड पीछे जाके दोबारा सुन लेने की एक कोशिश करूँ, है ना। कई बार होता है ना किसी गाने के लिरिक्स एक बार में समझ नहीं आते, पल्ले ही नहीं पड़ते, दोबारा सुनते हैं ना। तो भाई मैं तो फिर भी आपका सर हूँ, तो अगर कोई चीज़ बाई चांस, अगर मैं चाहता हूँ हमेशा ज़िंदगी भर आपको एक बार में समझ में आ जाए, अगर कभी ना आए बच्चे तो उसको एक बार दोबारा देख लेना, आ जाएगी। चलिए ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया भाई, कोबाल्ट सर D7S2 9, CO कितना है 6 है आपके पास, एक करता है 2, यानी कि 12, 12 और 9, 9 और 12, 12 और 9, 9 और 12 कितना हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया। ये किस में जाना चाहेगा, 18 में जाना चाहेगा, यानी कि ये क्या करना चाहेगा सर, ये तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, यानी कि ये क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, इटसेल्फ, ऑक्सीडेशन इटसेल्फ, खुद का ऑक्सीडेशन चुना इसने, दूसरों का क्या चुना इसने, रिडक्शन, रिड्यूस अदर्स, यानी कि क्या दूसरों के लिए क्या है, ये रिड्यूस करने वाला है, तो बच्चे क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर कोई आपसे कोई कह रहा है, कोई आपको कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसे किस कैटेगरी में रखना है बच्चे, इसे हमें रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में रखना है। बोलो हाँ या ना, कर लेंगे इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट आता है क्या, नेक्स्ट आपके पास आजा भाई, मेटल मेटल बॉन्ड का कॉम्प्लेक्स आता है ना। जैसे कि इसे वेड रूल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेड रूल भी कहा जाता है। बच्चे बेसिकली क्या होता है, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट का यूज करके किसी भी एक, है ना, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा उसमें मेटल हैं, उसके अंदर कितने मेटल मेटल बॉन्ड है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वी कैन यूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट टू प्रेडिक्ट द मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट का यूज करते हैं मेटल मेटल बॉन्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए। अब देखो आपके पास दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, एक तो टोटल मेटल मेटल बॉन्ड, टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है भाई, वो फॉर्मूला बच्चे है 18 इंटू एन माइनस VEC अपॉन में 2। एन कितना है भाई, नंबर ऑफ मेटल्स वहां पर जितना शो होगा वो। ठीक है, मेटल मेटल पर मेटल बॉन्ड, मतलब कि ये क्या होता है समझाऊंगा अभी, एक सेकंड का सब्र करो, कि भैया कितना एक मेटल कितने मेटल के साथ जुड़ रहा है ना, पर मेटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, समझ रहे हो। ये तो होगा टोटल मेटल मेटल बॉन्ड, और ये होगा कि एक मेटल कितने मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर भी। यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ये होता है 18 माइनस VEC अपॉन में n, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन में n। ठीक है भाई, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट भी करने हैं और फिर हमें आगे भी बढ़ना है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, पहला एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है मेरे पास, मान लो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ दो कोबाल्ट हैं, और 8 हमारे पास क्या है बच्चे, 8 हमारे पास क्या है, CO है। तो अब यहां पर सबसे पहले इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट मुझे निकालना पड़ेगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट मुझे बच्चे निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा भाई, कोबाल्ट कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है सर, 9, एक रखता है, 2 है, तो हम यहां पर करेंगे 9 इंटू 2 80, 9 इंटू 2, और यहां पर कितना करेंगे, 8 है, 8 हमारे पास ये हो गया, यानी कि 2 इंटू 8 कितना हो गया, यहां से आया भाई 18 और यहां से आया कितना 16। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया कितना बच्चे 34।
ठीक है भाई, ये 34 हो गया। अब फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला है आपके पास टोटल मेटल मेटल बॉन्ड निकल सकते हैं यहां से। टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं वो पहले निकालेंगे, वो होगा 18 इंटू एन माइनस वी ई सी अपॉन में 2, यानी कि क्या 18 इंटू 2 माइनस, अब ये तो ऑब्वियसली बात है, दो मेटल है तो एक ही बॉन्ड यहां पर आने वाला है, 34 अपॉन में 2 यानी कि 36 माइनस 34 अपॉन में 2 यानी कि 1। टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, 1 है। अगर पर मेटल बॉन्ड निकालें तो वो भी कितना आएगा, पर मेटल मेटल बॉन्ड कितना आएगा, वो भी 1 ही आएगा। ये तो सिंपल सा केस था। 18 माइनस वी ई सी अपॉन में कितना 2 है, सॉरी n आएगा यहाँ पर, n आपका वो तो एक्चुअली यहाँ पर 2 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। n मतलब नंबर ऑफ मेटल, कोबाल्ट यहाँ पर कितने 2 हैं, तो 18 माइनस 34 अपॉन 2 यानी कि ये भी 1 आया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसका अगर आपको स्ट्रक्चर जानना है, वैसे स्ट्रक्चर हमें याद ही करने होते हैं ब्रिज वाले, मगर फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इस तरीके से कोबाल्ट और कोबाल्ट में एक बॉन्ड होगा, 2 कार्बोनिल ब्रिज के रहते हैं इस तरीके से, और बाकी 3 CO टर्मिनल रहते हैं इस तरीके से। टर्मिनल वाले ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं, इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। तो ये तो चलो एक छोटा सा था कि दो एक ही मेटल है तो एक ही बॉन्ड यहाँ पर बनने वाला है, तो इस तरीके से हमने मेटल मेटल बॉन्ड कितना बताया, 1 यहाँ पर बिल्कुल बच्चे बताया। नेक्स्ट देखेंगे इससे अगला हमारे पास है Fe3CO12। अब इसमें हमें सबसे पहले पर मेटल मेटल बॉन्ड या फिर हम टोटल मेटल मेटल बॉन्ड, उससे भी पहले बच्चे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने गया, आयरन के पास D6S2 सिस्टम यानी कि 8 होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, और यहां पर 2 इंटू 12। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया 8 × 24, 12 इंटू 2 ये भी 24 यानी कि 48। ठीक है भाई, सर टोटल मेटल मेटल बॉन्ड निकालें सबसे पहले। हाँ जी भाई, टोटल मेटल मेटल बॉन्ड अगर मैं आपसे निकलवा रहा हूं तो टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितना होगा, टोटल मेटल मेटल बॉन्ड हो जाएगा 18 इंटू एन माइनस वी ई सी अपॉन में कितना 2, यानी कि 18 इंटू 3, वी ई सी कितना है 48 है, अपॉन में कितना 48 है, अपॉन में कितना है भाई 2 है। 18 इंटू 3 कितना हो गया 54 हो गया, माइनस 48 हो गया। ठीक है, यहां पर अगर हम लिखे 48 अपॉन में 2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 3 आ गया। यानी कि मुझे पता लग गया कि भैया 3 मेटल मेटल बॉन्ड टोटल बन रहे हैं। कुछ इस तरीके से टोटल मेटल मेटल बॉन्ड बच्चे कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, ये यहीं से पता लगता है। ठीक है भाई, अब अगर आपसे पूछ रहा है पर मेटल बॉन्ड, है ना, पर मेटल बॉन्ड कितने आए हैं भाई, आपके पास कितना आ रहा है पर मेटल बॉन्ड, ये आयरन कितने मेटल से बॉन्ड बना रहा है, ये तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो पर मेटल बॉन्ड का आंसर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहां पर मेटल मेटल बॉन्ड एक बार निकाल लेते हैं बच्चे, वो कितना आएगा सर, वो आएगा 18 माइनस VEC अपॉन में कितना, VEC अपॉन में n, यानी कि 18 माइनस 48 अपॉन में 48 था वहां पे, 48 यहां पर कितना था 48, ठीक है 48 ही था, ये कितना हो गया 3 आएगा, तो ये कितने पे घटा 16 पे, 18 माइनस 16 यानी कि 2। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। अब ये आपको ध्यान ही रखने का कि कार्बोनिल कैसे होते हैं। कार्बोनिल इस पे 4 टर्मिनल रहते हैं, और इन लोगों, ये बच्चे ध्यान, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ध्यान ही रखना होता है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये 2-3 स्ट्रक्चर जो मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं रेफरेंस बुक के, वो ध्यान रख लेना। Fe3CO12 में इस तरीके से कहानी चलती है, समझ में आया। एक आयरन पे चारों के चारों, एक आयरन पे चारों के चारों यहां पर क्या रहेंगे, टर्मिनल रहेंगे, मगर 2 आयरन पे 2 ब्रिज वाले बनेंगे। अब जैसे इसका हायर आपने ले लिया, मान लो बच्चे आप यहां पर आ गए ओस्मियम 3CO12, ये सेम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट भी कितना आएगा बच्चे 48 आएगा। ओस्मियम का कितना होता है भाई, ओस्मियम का भी 8 होता है, 8 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 2, तो ये भी 48 बनाएगा। पर मेटल मेटल बॉन्ड भी उतने होंगे, और आपके वो भी है ना, पर मेटल मेटल बॉन्ड भी उतने होंगे, टोटल मेटल मेटल बॉन्ड भी 3 होंगे, और उसका आंसर कितना होगा 2 होगा। तो यहां पर अगर आप निकालना चाहो टोटल मेटल मेटल बॉन्ड, उसका आंसर बच्चे यहां से कितना आएगा, उसका आंसर आएगा 3। और अगर आपसे पर मेटल मेटल बॉन्ड कोई पूछ रहा है तो उसका आंसर यहां पर फॉर्मूले से निकाल लेना, वो कितना आएगा 2 आएगा। मगर यहां पर क्या पाया गया, यहां पर इसके स्ट्रक्चर में बच्चे कोई भी ब्रीजिंग नहीं होती,
यहां पर सारे के सारे CO टर्मिनल जाते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे ही आप हायर उसमें चले जाते हो, हायर मेटल में यानी कि बड़े बड़े मेटल में चले जाते हो, तो वो ब्रिज शो नहीं करते, वो इस तरीके से रहते हैं। ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। आपके लेवल पे अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो यहीं तक आए हैं। ये नेट के लेवल का क्वेश्चन है कि ब्रिज का क्या सिस्टम है, ब्रिज वाला क्या सिस्टम है। जैसे कि एक ये वाला, एक एग्जांपल मैं आपके और लेता हूं, CO4 CO12 है ना, इसको देखो एक बारी। सबसे पहला काम वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट इसके निकालेंगे, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बच्चे यहां पर कितना है भाई, कोबाल्ट एक कोबाल्ट 9 रखता है, 9 4 जा, यहां पर 12 2 जा यानी कि 36 प्लस 24, और कैलकुलेशन भी आसान होती है। 36 प्लस 24 कितना हो गया भाई, 60 हो गया, 60 यहां से आ गया। चलिए भाई, सबसे पहले काम होगा सर टोटल मेटल मेटल बॉन्ड, यहां से टोटल मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लिया जाए बच्चे। फिर निकालेंगे क्या, पर मेटल मेटल बॉन्ड, बोलो जी हाँ या ना, पर मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे। टोटल मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला होगा 18 इंटू एन माइनस VEC अपॉन में 2, यानी कि 18 इंटू 4 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना 60 है, यहां पर 2 है, 18 4 जा कितना, 18 4 जा यहां पर 72, 4 जा वही बचपन वाली बात है, ठीक है। 72 माइनस 60 यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 टोटल मेटल मेटल बॉन्ड आने वाले हैं। पर मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे सर, 18 माइनस VEC अपॉन में बच्चे कितना n लेना है, 2 नहीं लेना। 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है 60 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है 60 है, n कितना है यहां पर, n है बच्चे 4, है ना। ये कितने पे कटेगा, 15 पे कटेगा, है ना भाई। हाँ जी, 15 चौक 60, ठीक है। तो यहां पर कितना आया, 15 आया, यानी कि 3 आपके पास यहां से आ गए, ठीक है। 3 यहां से आपके पास आ गए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, कोबाल्ट 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 और कोबाल्ट, तो कुछ इस तरीके से। टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे, टोटल मेटल, अब देखो पर मेटल बॉन्ड कितने होते हैं, 3 है, यानी कि एक इससे बना एक इससे बना, यानी कि एक ऐसे बना होगा एक ऐसे बना होगा। आप गिन लो, एक मेटल 3 बॉन्ड ही बना रहा है, और टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं बच्चे, 6। यही तो है गजब बातें, बोलो हाँ या ना। तो ये क्यों बना, ये कैसे बना, अब ये इतना तो हम समझ सकते हैं, इतना तो हम हमारे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि कुछ इस तरीके का कारवां रहा होगा। ये बीच में ये 2 बॉन्ड बने होंगे, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड आपके टोटल कितने आए हैं, 6 आए हैं भाई। अब ब्रिजिंग वाला ध्यान रखना होता है। देखो भाई, एक कोबाल्ट पे तो 3 कार्बोनिल लगे होते हैं, बाकी पे 2 कार्बोनिल लगे होते हैं, ठीक है बच्चे, इस तरीके से। अब बचा कितना, 3 कार्बोनिल, 3 तो 2 ब्रिज में रहते हैं आपके, कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। कुछ इस तरीके से आपको ब्रिज में शो करने पड़ेंगे। ये रहा C डबल बॉन्ड O, और एक इस तरीके से C डबल बॉन्ड O। ये आपका टोटल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है भाई। इसके अगला एक और देखते हैं, इसी में एक और भी ऐसे ही, इसका ही बड़ा भाई इरिडियम 4। अब इसका भी सेम रहेगा बच्चे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आप निकालने जाओ, सेम वही आंसर आएंगे। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा, 60 आएगा, उसी की तरीके से, ठीक है। 72 माइनस 60 ही बनेगा, यानी कि टोटल M बॉन्ड यहां पर कितने आएंगे, टोटल मेटल मेटल बॉन्ड यहां पर बच्चे कितने आएंगे, ये आएंगे 6। पर मेटल मेटल बॉन्ड आप इतना ही ध्यान रखो, आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं। स्ट्रक्चर अभी तक आपसे नहीं पूछा गया है यहां पर इस तरीके से, है ना। और भाई मैं ये नहीं कह रहा कि पूछेगा भी नहीं, पढ़ा रहे हैं, क्या पता रेफरेंस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। अब इधर क्या है, कोई भी ब्रिजिंग नहीं होगी, तो सारे CO पे आपको 3 दान कर देने हैं। ये है नेट का क्वेश्चन। ये इरिडियम CO वाला और कोबाल्ट CO वाला नेट में आया हुआ है कि ब्रिज किस पे रहेगा और किस पे नहीं रहेगा। तो इस पे कोई ब्रिज नहीं रहता, ये ध्यान रखना। तो ये छोटे छोटे बारीक बारीक कॉन्सेप्ट थे। मेटल मेटल बॉन्ड के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, समझना है, एब्जॉर्ब करना है, ठीक है भाई, इतना आपको देखना है, ठीक है। एक बोरेंस वाला जो मैंने आपको मेन ग्रुप में बताया था, क्लोजो नीडो एर्केनो, वो जरूर ध्यान रख लेना, वो भी आपसे पूछा जाता है। बोरेंस वाला है ना, क्लोजो नीडो एर्केनो, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेटल कार्बोनिल्स। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी इसके आपने देखे हैं, कॉन्सेप्ट में वहां पर बता चुका हूं, मगर दोबारा से एक बार ये अब डिटेल में इसको देख लेते हैं। बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये मेटल है, ये कार्बोनिल है, ठीक है। तो इनका जो बॉन्ड बनता है, सॉरी,
यहां से ये सिग्मा के थ्रू बॉन्ड बनता है, मगर ये वापस से यहां पर पाई से डोनेशन करता है ना। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बच्चे क्या? बैक डोनेशन हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बैक डोनेशन इसे कहते हैं। सीओ आपको पता है, सीओ सिग्मा डोनर है, ठीक है, सिग्मा डोनर है। और बच्चे ये क्या है आपके पास? ये पाई एक्सेप्टर है, ठीक है, सिग्मा डोनर है और एक अच्छा पाई एक्सेप्टर है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास बैक डोनेशन होती है। तो अब जितनी ज्यादा मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, है ना, या फिर हम पहले ये लिखते हैं कि ये आपका इस तरीके से बॉन्ड है, जितनी ज्यादा बैक डोनेशन यहां से हुई उतनी ही ज्यादा मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है? घटती है। तो बैक बॉन्डिंग से क्या हो रहा है बेसिकली अगर हम बात करें, बैक बॉन्डिंग से आप देख पा रहे हो कि बैक बॉन्डिंग बढ़ने से मेटल और कार्बन का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल रहा है और कार्बन ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि भाई बैक बॉन्डिंग अगर बढ़ रही है, बैक बॉन्डिंग अगर बढ़ रही है तो उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी बढ़ रही है भाई? मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना। मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है बच्चे? बढ़ रही है सर। और हम ये कह सकते हैं कि इसके तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसको ऐसे लिखते हैं, मेटल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ के, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन बच्चे हो गया, ये डिक्रीज होगी। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई के एफ अपॉन में म्यू, म्यू होता है रिड्यूस मास और के एफ क्या है? फोर्स कांस्टेंट सर। क्या होता है ये? फोर्स कांस्टेंट। यानी कि ये सिग्निफाई करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को। तो फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो आपसे हमेशा हमेशा क्या क्वेश्चन आएगा? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा बच्चे। क्या क्वेश्चन आएगा? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का आपके पास क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बोनिल, इसका क्वेश्चन आता है। तो हम यहां से कह सकते हैं अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ रही है, बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेशन कह दो, है ना, बैक डोनेशन कह दो, बैक बॉन्डिंग कह दो, तो यहां पर पीछे हमने बैक डोनेशन ही वर्ड लिखा है तो बैक डोनेशन ही यहां पर लिखते हैं, बैक डोनेशन। बैक बॉन्डिंग भी मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही कंसर्न है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बैक डोनेशन अगर बढ़ रहा है, बैक डोनेशन अगर बढ़ रहा है तो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मेटल कार्बोनिल की बढ़ेगी और कार्बन ऑक्सीजन की क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब बैक बॉन्डिंग कब बढ़ेगी? बैक बॉन्डिंग कब बढ़ेगी? जब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर लिख लेना, एक बात यहां पर लिख लेना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मेटल पे ज्यादा है, भाई क्यों देगा वो कार्बोनिल को? कैसे देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? बैक डोनेशन के बच्चे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास ज्यादा है तभी तो वो ज्यादा डोनेट करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हमारे पास ये है, आपसे पूछा है क्या? कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। ध्यान रखना, अगर चार्ज वाली स्पीशीज है तो नेगेटिव चार्ज जिस पे ज्यादा होगा वो ज्यादा बैक डोनेशन करेगा। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं सर, बैक डोनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहां पर बैक डोनेशन सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम बैक डोनेशन की बात करें, ये मान लो 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया बच्चे, और ये क्या हो गया? फोर्थ हो गया। तो अगर बैक डोनेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई? बैक डोनेशन की अगर बात हो रही है तो सबसे ज्यादा बच्चे किस में होगी? फर्स्ट में होगी, देन सेकंड में होगी, देन थर्ड में, एंड देन क्या? फोर्थ में। अब बच्चे मान लो ये न्यूट्रल आ जाए, तब आपको क्या करना है? तब भी आपको मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है। जैसे कि मान लो आपको कह रहा है क्रोमियम है, आयरन है और निकल है। तो निकल के पास D8 होते हैं, Mn के पास क्या होते हैं? D5 होते हैं, आयरन के पास D6 होते हैं। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा बैक डोनेशन करेगा। सिंपल है कॉन्सेप्ट। यहां पर तो ये अब आप देख लो भाई, Ti2 नेगेटिव, स्कूल टीचर
टीचर के ऊपर 2 नेगेटिव है ना, D2 के साथ 2 नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली ये क्या बन रहा है, ये D4 बनेगा। यहां पर V नेगेटिव भी क्या बनेगा, D4 बनेगा। तो इधर हम ये क्योंकि सेम हो जाते हैं तब हम नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे देखते हैं। अगर चार्ज नहीं है बच्चे तब आप क्या करोगे, आप देखोगे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पर बैक डोनेशन इसकी ज्यादा है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रिवर्स होती है। इसमें बैक डोनेशन ज्यादा, यानी कि कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ज्यादा बन रहे होंगे, तो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, यानी कि फर्स्ट की सबसे कम। ये PYQ ही है, जैम में ये आया हुआ है बच्चे, ये ध्यान रखना। बोलो हाँ या ना, कर लोगे इतना। अब एक चीज और आती है, ये तो क्या हो गया बच्चे, सेम लिगेंड हो गए। ये क्या हो गया, सेम लिगेंड हो गए, CO 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 CO, लिगेंड सेम हो गए। व्हेन लिगेंड्स आर डिफरेंट, क्या, जब हमारे लिगेंड्स क्या हो जाएं, डिफरेंट हो जाएं बच्चे, आइए समझते हैं, है ना। व्हेन लिगेंड्स आर डिफरेंट, तो बच्चे आपको भी तो समझना पड़ेगा कि हाँ सर लिगेंड तो डिफरेंट होते हैं। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, यानी कि डोनर लिगेंड होते हैं। यानी कि आपके पास बेसिकली ये 3 टाइप के लिगेंड होते हैं, एक सिग्मा डोनर और पाई डोनर, ठीक है जी, एक जस्ट सिग्मा डोनर, ठीक है जी, और एक आपके पास क्या जी, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ठीक है, पाई एक्सेप्टर। अब देखो इसमें कौन लोग आते हैं, इसमें आते हैं हमारे पास Cl नेगेटिव आ गया, Br नेगेटिव आ गया, OH नेगेटिव आ गया, NH2 नेगेटिव आ गया। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज वाले सिग्मा से डोनेट करेंगे, फिर पाई से भी। तो ये लोग मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या करेंगे, बढ़ावा करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यहां पर कौन आ गया, पानी आ गया हमारा, है ना, पानी आ गया, अमोनिया हो गया, ये सिग्मा डोनेट करते हैं, ठीक है, ये सिग्मा डोनर है जस्ट। यहां पर क्या आ गया, Cn नेगेटिव आ गया, CO खुद आ गया, NO आ गया। इस ये वाले जो लिगेंड होते हैं ये खींचते हैं, ये मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। क्वेश्चन कैसे आ सकता है सर, क्वेश्चन समझाइए। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास आया, आजा आजा, हाँ ये क्वेश्चन है, ये 3 आपके पास कॉम्प्लेक्स है और आपसे क्या पूछा है भाई, ये पूछा है। अब तो सर ना तो यहां पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ना यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ना ही यहां पर मेटल बदल रहा है, तो क्या करे सर बच्चे, यहां पर ना लीगेंड बदल रहा है। ये CO है, ठीक है, ये CO है, ये ठीक है, ये CO है, मगर यहां पर ध्यान रखना ये क्या है, अमोनिया। अमोनिया क्या करता है भाई, अमोनिया क्या करता है, ये आपका सिग्मा डोनर है, ठीक है जी। ये क्या है भाई, सिग्मा डोनर तो है मगर पाई डोनर भी है। और यहां पर ये क्या है, एक्सेप्टर है, ये क्या है, PPS3 PR3 क्या होते हैं, एक्सेप्टर लिगेंड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये क्रोमियम है, यहां पर ये क्लोरीन है, ये क्रोमियम है, यहां पर क्या है, PPS3 है, ठीक है भाई, और यहां पर CO इस तरीके से जुड़े हुए हैं, यहां पर CO है। तो अरे कौन सा CO बना दिया, ये वाला ठीक है। देखो बच्चे ये क्या करेगा, ये तो सर डोनेटर है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेगा, ले बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो और आगे दान पुण्य करो, मेरे से ले जा और आगे दान दे। तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो बैक डोनेशन बढ़ेगा। यहां पर क्या हो रहा है, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वाह जी वाह क्या कॉन्सेप्ट है, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है सर, बढ़ रही है। मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि बैक डोनेशन, बैक डोनेशन क्या होगा, बढ़ेगा सर, बैक डोनेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो क्या है, खींचेगा, खींचेगा, तो ये मेटल के ऊपर ही भाई, इसको दान करने, ये दान करने की सोच रहा है और ये महान इंसान इसी से खींच ले रहा है भाई, क्या बात हो गई, ये कैसे दान कर पाएगा। तो यहां पर मेटल के ऊपर जो बच्चे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है सर, मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चा डिक्रीजेस। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल सबसे ज्यादा किसमें है भाई, भाई सिग्मा डोनर और पाई डोनर में, पाई डोनर वाला सबसे ज्यादा है, तो सेकंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, देन फर्स्ट, देन थर्ड। तो बैक डोनेशन का भी ऑर्डर यही आएगा, बोलो जी, अरे बोल तो दो, अरे चल तो जा। बैक डोनेशन का भी ऑर्डर यही आएगा या नहीं,
हाँ जी बच्चे, यही आएगा सेकंड में सबसे ज्यादा, देन फर्स्ट में, देन थर्ड में। अब क्या पूछा है उसने? उसने कार्बन ऑक्सीजन की पूछी है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, या फिर उसने पूछी है मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी? उसने कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, तो यहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में सबसे ज्यादा कन्वर्ट होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कम होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा कम होगी। यानी कि म्यू सी ओ का ऑर्डर अगर मैं लिख रहा हूं तो सेकंड की तो मैं सबसे कम लिखूंगा, देन थर्ड की सबसे ज्यादा। हाँ, मेटल कार्बन में ये रिवर्स ऑर्डर हो जाता। मान लो उसने कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ पूछ ली, तो भैया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ का यही होगा। सेकंड वाला ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है सर, ज्यादा कन्वर्ट होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जाना बॉन्ड लेंथ को तो बच्चे बढ़ाता ही है ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? चलिए भाई, तो लिगेंड भी अलग आ सकते हैं, इसमें भी एक अलग पड़ाव बन सकता है। जैसे कि मान लो ये यहां पर भी मैं आपसे सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ही पूछ लूं, तो आपके पास ये सारे क्या है? सीओ है, ये सारे क्या है? सीओ है, मगर यहां पर क्या है? एनओ है, यहां पर क्या है? सीओ है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जो विड्रॉइंग पावर होती है, विड्रॉइंग पावर जो होती है वो किसकी ज्यादा होती है बच्चे? ये हम भूल जाते हैं, मगर ये ध्यान रखने के चलना, यहां पर क्वेश्चन आ जाते हैं, एनओ की ज्यादा होती है सीओ से। ठीक है, तो अब मान लो ये आपका क्या था? ये फर्स्ट है, ये क्या है? सेकंड है। अब आपसे कोई कह रहा है कि सर हमें बताओ, क्रोमियम है यहां पर भी क्रोमियम है, फर्स्ट वाले क्रोमियम पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी या फिर सेकंड वाले क्रोमियम पे? सर फर्स्ट वाले क्रोमियम में ना NO लगा हुआ है, NO की विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, तो यहां पर मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर हम बात करें मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले पे तो कम होगी, यानी कि सेकंड वाले में ज्यादा देन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट पे क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप, हैवी विड्रॉइंग ग्रुप NO लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बैक डोनेशन किसके अंदर ज्यादा होगी? बैक डोनेशन, फिर वही कॉन्सेप्ट भाई, मेटल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बैक डोनेशन ज्यादा करेगा, CO को ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में ज्यादा कन्वर्ट करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आएगी? ये आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। सब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, प्यारे हैं, समझे जा सकते हैं ना। सब्जेक्ट अच्छा है यार, केमिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, मुश्किल भाषा में अगर सुनोगे, मुश्किल भाषा में इसको समझोगे, मुश्किल लगेगा, आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये अच्छा भी लगेगा, है ना। मतलब कि मेरा मकसद ही हमेशा ये रहता है कि आसान भाषा में आपके सामने मुश्किल से मुश्किल चीज़ें, और आप मानोगे, आप सारे एग्जाम्पल करते हो ना, आप नेट के भी एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, मगर क्या होता है ना, सीक्वेंस से जब आप चीज पढ़ते हो तो वो आसान ही लगेगी, रेदर देन एक के बाद एग्जाम्पल देखने से काम नहीं बनेगा। पहले बिल्डअप करना पड़ेगा। पहले हमने देखा मेटल कार्बोनिल का क्या सिस्टम है भैया, फिर हमने देखा कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन लिया, हमने लीगेंड्स को बदला ही नहीं, फिर हमने लीगेंड्स को बदला, फिर लीगेंड्स में भी हमने अब बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये विड्रॉइंग पावर की बात कर ली, इससे भी लेवल अप करते हैं। ये एक विड्रॉइंग पावर की आपको सीरीज बच्चे याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि इसमें फोस्फीन्स आते हैं, ये फोस्फीन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आपको PF3 PCl3 लगा कर दे देगा और वहां पर आपकी हवा गायब हो जाएगी कि ये किसकी विड्रॉइंग पावर ज्यादा है। तो PF3 की सबसे ज्यादा विड्रॉइंग होती है, देन PCl3 की, फिर PO एरोमेटिक, जैसे कि POPH3 हो गया है ना, जैसे कि यहां पर हम कह देते हैं POPH3, इसकी भी ज्यादा होती है बच्चे। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, और जैसे PAR3 क्या, PPH3, जस्ट PPH3 कर लेंगे इतना। अरे बोल तो दो। चलिए एक क्वेश्चन और देखें। हाँ जी, यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। उसने पूछा है मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करो। यहां पर क्या है भाई? CO है, ठीक है, यहां पर क्या है? CO है, यहां पर क्या है? CO है, यहां पर क्या है? CO है। जब लिगेंड बदल रहे हो तो सबसे पहला यहां पर कॉलम लिख लेना। क्वेश्चन कैसे करना है? मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे पहले मैं बच्चे देखूंगा। मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं सबसे पहले देखूंगा तो अब देखो, H2O क्या है? सिग्मा डोनर है, ये भी क्या है? सिग्मा डोनर है, ये इंक्रीज करेंगे, ये एक्सेप्टर है, और ये भी क्या है? एक्सेप्टर है।
ठीक है। अब PF3 और इसमें सबसे ज्यादा कौन एक्सेप्टर है, ये PF3 और PPH3 में PF3, यही तो ध्यान रखना था। ये बच्चे कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है सर, स्ट्रॉन्ग PF3 और PPH3 में। पिछली सीरीज देखिए ना, पिछली सीरीज अभी हमने देखी है उससे। अच्छा, H2O और NH3 में डोनर अच्छा कौन है भाई, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन अच्छे से डोनेट करेगा, ये क्या है, मोर डोनर है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो किसकी होगी, मेटल के ऊपर, सबसे ज्यादा मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी सेकंड में, देन बच्चे फर्स्ट में। फोर्थ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है तो उसके लिए सबसे कम होगी थर्ड एंड फोर्थ, ये आएगा। बैक डोनेशन का भी ऑर्डर यही आएगा, बोलो हाँ या ना। बैक डोनेशन का भी बच्चे ऑर्डर यही आएगा, सेकंड में सबसे ज्यादा सर, देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ। अब बच्चे क्या पूछा है, सब कुछ सही करने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं पड़ा, उसने मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है, क्या इसको रिवर्स करना सही होगा, भाई ये मेटल है, ये कार्बोनिल इस तरीके से है, ये बैक डोनेशन ज्यादा होगी तो मेटल कार्बन जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में बदलेगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बैक डोनेशन बढ़ेगी, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो जिसके अंदर ज्यादा, जिसके अंदर ज्यादा बैक डोनेशन है उसी के अंदर मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमें ऑर्डर रिवर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो ये बच्चे कार्बोनिल सिस्टम की कहानी थी, इतना पढ़ लो, समझ लो, लिगेंड्स की ये सीरीज देख लेना, गड़बड़ नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखना। ये हमने सारे टाइप के एग्जाम्पल देख लिए, अभी PYQ जैम के जो आएंगे वो आ जाएंगे, इसके अंदर गेट और नेट का कुछ मटेरियल, मतलब कि कुछ PYQ जो आए हुए वो थे, मगर आपके वाले भी अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है जेजे सॉल्ट, है ना। इसके बारे में भी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्या होती है इसके बारे में चीजें, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग भी लिए थे हमने पहले भी। ये बेसिकली इस तरीके से PtCl3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 होते हैं, मगर इसके सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होने के कारण यहां पर भी अलग अलग कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। बेसिकली यहां पर क्या होता है, ये Pt हो गया, ये Cl हो गया, यहां पर ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, और इस तरीके से अल्कीन शो की हुई होती है, ठीक है जी। अब देखो यहां पर क्या कहा जाता है कि इधर भी बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं भाई, बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। ये इधर जा रहा होता है और ये आपका वापिस से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट होकर एक 3 मेंबर की इस तरीके से बनने के दिखाई देती है। यहां पर Cl, यहां पर Cl, और इस तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ये इस तरीके से Pt Cl Cl और यहां पर Cl, और ये इस तरीके से 3 मेंबर की रिंग दिखा देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, समझना है। देखो भाई यहां पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। अल्टीमेटली आपको क्या देखना है कि ये मेटल, आपका जो मेटल और कार्बन का जो अल्कीन का बॉन्ड है, पहले वो सिग्मा बॉन्ड ये बनता है, ठीक है, और फिर मेटल वापिस से इसके पाई स्टार में डोनेट करती है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है, वही बैक डोनेशन का कॉन्सेप्ट है। जो सारे कॉन्सेप्ट आपने बैक डोनेशन के कार्बोनिल में पढ़े हैं कि भाई मान लो लिगेंड साइड वाले बदलेंगे तो कैसे बर्ताव होगा, वो सारी चीजें यहां पर भी लगेगी। यहां पर Cl की जगह मान लो आप कोई एक्सेप्टर लगा दिया, यहाँ पे कोई एक्सेप्टर लगा दिया, ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, तो बैक डोनेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। मगर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है, उससे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। पहली बात ये कि 3 मेंबर की रिंग यहां पर बनती है, ठीक है। यहां पर 3 मेंबर की रिंग बनती है बच्चे, 3 मेंबर्ड रिंग बनती है, जिसके कारण फॉर्म, इसके कारण आपका क्या होता है, हाइड्रोजन जो अल्कीन के होते हैं वो टिल्टेड हो जाते हैं ना, थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। दैट्स वाई हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन गेट्स टिल्टेड। 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन गेट्स टिल्टेड, वो क्या हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, एंड गेट आउट ऑफ द प्लेन से बाहर चले जाते हैं, ठीक है जी। ये ध्यान रखना। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना कि Pt और Cl की सारी तीनों की तीनों बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती, ठीक है। यहां पर एक और पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, ऑल Pt
Cl बॉन्ड लेंथ आर नॉट सेम, ये सेम बच्चे नहीं होती। क्यों नहीं होती सर, आइए बताते हैं। देखो ट्रांस इफेक्ट वाली बात यहां पर लग रही होती है। ये Pt है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, और यहां पर क्या इस तरीके से ये अल्कीन है। ठीक है, इसका यहां पर मान लो ये बॉन्ड लेंथ 1 है और ये बॉन्ड लेंथ 2 और ये बॉन्ड लेंथ 2, ये दोनों सेम रहेंगी। इसका अल्कीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसके कारण ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, ये इजीली निकल जाता है, ये Cl इजीली निकल जाता है। इसलिए हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ 1 क्या होगी, बड़ी होती है बॉन्ड लेंथ 2 से। मतलब ट्रांस वाली PtCl की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। जस्ट ये ध्यान रख लो। अब बैक डोनेशन से क्या होगा, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये Pt है, ये Cl है, यहां पर Cl है और यहां पर ये अल्कीन है। ठीक है, बैक डोनेशन से क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है ना। अगर बैक डोनेशन बढ़ रही है बच्चे, बैक डोनेशन अगर बढ़ रही है तो क्या हो रहा है उससे, वहां आप देख सकते हो कि मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, वापिस से बच्चे बढ़ रहा है। ये मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सर वापिस से बढ़ रहा है, मगर कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है बैक बॉन्डिंग के कारण सिंगल बॉन्ड में बदल रहा है। बैक डोनेशन इंट्रोड्यूस सिंगल बॉन्ड करेक्टर। लिख लो सारी चीज बच्चे, जितनी ज्यादा चीज लिख के पढ़ोगे उतनी ज्यादा अच्छे तक रिटेन रहेगी, दिमाग में रहेगी। सिंगल बॉन्ड करेक्टर इन अल्कीन, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, तो यहां पर हमने ये बात लिखी। अब देखो यहां पर अब कॉन्सेप्ट क्या लगेंगे, वही सारे कॉन्सेप्ट वही है। मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मगर कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, घट रही है। ये भी ध्यान रखना, कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, घट रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शन लिखते हैं कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, बैक डोनेशन से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, घट रही है। सारे कॉन्सेप्ट वो लगेंगे, मगर एक और कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन हमने लिया। आप ध्यान रखना, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन अल्कीन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट अल्कीन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन अल्कीन, मोर विल बी बैक डोनेशन। ठीक है जी, मोर विल बी बैक डोनेशन। अब समझो, ये जो अल्कीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है ना, मान लो सब अल्कीन के ऊपर ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो वो मेटल से ज्यादा मांगेगा और बैक डोनेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तब बैक डोनेशन बढ़ेगी। अगर मेटल के ऊपर ही इधर लग रहा है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खा जाएगा, अल्कीन को नहीं देने लगेगा, फिर बैक डोनेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अल्कीन के ऊपर अगर, जैसे कि यहां पर आप कह रहे हो बैक डोनेशन सबसे ज्यादा किस में होगी, अगर बैक डोनेशन का यहां पर बच्चे मैं ऑर्डर लिखता हूं तो क्या कहोगे सर यहां पर 2 फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन ज्यादा इंसिस्ट करेंगे मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने के लिए, तो बैक डोनेशन उसमें ज्यादा होगी। यहां पर 1 फ्लोरीन, यहां पर सबसे कम फ्लोरीन। तो अगर आपसे कोई कह रहा है मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताओ, तो सबसे ज्यादा बैक डोनेशन वहां, मतलब कि मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ। वैसे यहां पर अगर क्वेश्चन आएंगे तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ पे आते हैं, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर मेटल कार्बन के बॉन्ड में हम कह ही नहीं रहे हैं कि डबल बॉन्ड आ रहा है ना, हम कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं अल्कीन के, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम, देन डबल बॉन्ड, देन फर्स्ट। एंड अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन, तो यहां पर ध्यान रखना कि इधर सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग है, तो ये सिंगल बॉन्ड में ज्यादा कन्वर्ट होगा, तो इसकी कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो इसमें सबसे कम होगी ना, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम होगी बच्चे, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड में बदल रहा है। मगर हाँ, कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। इस तरीके से सिंपल है। देखो भाई, बैक डोनेशन आई, बैक डोनेशन के कारण समझो, बैक डोनेशन अगर आ रहा है तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इंट्रोड्यूस। क्लियर है भाई,
सिंगल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है यहां पर, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहां पर ज्यादा है, जिसके कारण इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम है, तो तीसरे की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम ही लिखी है। मगर यहां कार्बन कार्बन में अगर आपसे पूछ रहा है कि बॉन्ड लेंथ, तो सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होगी, तो यहां पर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ में ही आएगी। ठीक है, हाँ अगर मेटल कार्बन का पूछ रहा है तो आपको बैक डोनेशन वाला ही लगा के आना है कि भाई जिसमें ज्यादा बैक डोनेशन उसी की ही मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है भाई, यहां पर आपकी कार्बन कार्बन की पूछी थी तो हमने बैक डोनेशन से रिवर्स किया है, बैक डोनेशन उसकी ज्यादा है तो उसकी सबसे कम कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगे होंगे तो वो मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मांगेगा और अल्कीन के अंदर बैक डोनेशन दिखेगी, मतलब कि अल्कीन का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, ये डबल बॉन्ड ज्यादा सिंगल बॉन्ड में बदलेगा, जिससे इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है भाई, ये था इंपॉर्टेंट जो आपके कॉन्सेप्ट बन सकते हैं ऑर्गेनोमेटलिक में वो। अब हम कुछ पीवाईक्यू लेते हैं, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि ये है ना, ये पीवाईक्यू आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, इनके द कॉम्प्लेक्स, ये तो 2021 का ही है, द कॉम्प्लेक्स दैट डज नॉट ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या है भाई, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 5। स्कूल टीचर ये कितना कर रहा है, 3 और 4, ये आपके पास आया 4 पे। यहां पर ये कितना कर रहा है भाई, यहां ये 8 कर रहा है, 4 है और एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि कितना आ गया, 5 और 4 9 और 1 10 और 8 18। तो ये तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। मैग्नीज कितना करता है, 7 करता है। SnPpH3, यानी कि ये SnPpH3 को बच्चे हम क्यों नहीं CH3 से लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे। CH3 1 करता है तो ये SnPp, तो हमने लिया था अभी क्वेश्चन ये वाला पीवाईक्यू वाले में, जब हमने जैम 2021 और 2022 की पीवाईक्यू लिए थे तब। तो यहां पर ये 1 है तो 2 लगे हुए हैं टोटल, तो 1 करेगा, यानी कि 1 × 2 कर दो। CO कितना करेगा, 1 2 करता है, 8 हो गए टोटल। यहां पर कितना हो गया, 1 7 और 1 8, 8 और 8 16 और 2 18, तो ये भी फॉलो करता है। चलिए भाई, यहां पर ये कितना करेगा, ये 5 करेगा। इरिडीनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9, CH2 क्या है, कार्बिन है, तो कार्बिन के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे काउंट। और PMe3 क्या है, PMe3 PR3 के जैसा, तो उसको भी हम 2 काउंट करवाते हैं। 9 और 2 11, 11 और 2 13 और 5 18, तो ये भी काउंट करता है, ये नहीं करेगा, यानी कि सीधी सी बात है, ला हफ्ता 3 4 5, ये कितना करता है, 5 करता है। 3 Cl है तो 3 यहां पर ले लिया। PET3 एक, PET 2 करता है, यानी कि 2 है तो ये 4 आएगा। CH ये भी क्या है, कार्बीन ही है, इस तरीके से। ठीक है, ये भी क्या है बच्चे, कार्बीन ही है, 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा, ये 2 इसको ले लो। कितना बना भाई, 7 और 2 9 और 5 14, 14 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, चले आगे। सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है, एक बार कर करके देखना, इसे आप आराम से कर सकते हो और करना ही पड़ेगा। इतनी बार जब हम इसको आप पढ़ा चुके हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। क्लियर है भाई, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन 18 इलेक्ट्रॉन रूल 2020 का है, ये आइए देख लेते हैं। CO2 ये देखते हैं, सबसे पहले क्या है आपके पास, CO2 CO8। सबसे पहले अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने हैं बच्चे, तो यहां पर एक चीज समझा करो, यहां पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आपने अभी निकाले भी थे, 9 × 2 आएगा और यहां पर 8 × 2, यानी कि ये आया 18 प्लस यहां पर 16, यानी कि 34 आया। अब देखो आपको लगेगा 34 आया है, यानी कि 34 डिवाइडेड बाय 2, एक अगर ये बाय न्यूक्लियर है, अगर एक होता तो 17 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो ये आपका क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा। मगर ऐसा नहीं होता, आपको ये पता है कि यहां पर मेटल मेटल बॉन्ड क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड एक बन रहा है यहां पर, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किस तरीके से देखे जाते हैं, यहां पर एक मेटल मेटल बॉन्ड भी है, एक मेटल मेटल बॉन्ड भी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। तो जब भी आप इसका ये देखने जाओ कोई बाय न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आ जाए या फिर कोई भी ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो आप क्या करा करो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करा करो और उसमें मेटल मेटल बॉन्ड देखो। टोटल मेटल मेटल बॉन्ड यहां पर कितना है, यहां पर एक मेटल मेटल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे, यानी कि 36 इलेक्ट्रॉन आप इसके कहोगे, है ना। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट वहां पर आपने 34 ही लिखा था, तो 34 ही यहां पर लिखो। मगर इधर अब आप जब इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए गिन रहे होगे, तो मतलब कि मेटल मेटल बॉन्ड निकालते वक्त
मत शुरू हो जाना 2 इलेक्ट्रॉन गिनना, वहां पर VEC का 34 ही यूज किया था, 34 ही आएगा। मगर यहां पर जब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए आपको 34 प्लस मेटल मेटल बॉन्ड एक था, उसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन तो काउंट करोगे ना, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 होता है, यानी कि क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। इस तरीके से जाओगे तो फंसोगे नहीं। मतलब कि ये क्या कहते हैं कि भाई ये ना 17 इलेक्ट्रॉन, अब 34 डिवाइडेड बाय 2 आपको लगेगा कि एक कोबाल्ट के पास, एक कोबाल्ट के अराउंड 17 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मगर इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और एक इसके पास भी है, तो दोनों 18 18 ही हो रहे हैं। करना कैसे है सर? अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स आते हैं ये पूछने के लिए कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं या नहीं, तब आप जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट यहां तक गिन लो, उसके बाद देखना कि ये कितने मेटल मेटल बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है, 3 बनाता है, 1 बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके जोड़ देना, बस। ठीक है, चलें आगे। अब यहां पर ये देखो, ये फॉलो कर रहा है, नो टोबे पूछा है, यहां पर ये पकड़ लो, कोई एक तो मिल ही जाएगा ना, ये वाला पकड़ लो भाई। Fe कितना करता है? Fe है, CO है, 4 है, और बच्चे यहां पर क्या है? 2 नेगेटिव है। तो आयरन कितना करता है? आयरन D6 4s2 यानी कि 8 करता है, और यहां पर ये कितना है? ये आपके पास, ये भी कितना है भाई? ये भी आपके पास 4 2, ये भी कितना है भाई? 8 ही है, और ये कितना हो गया? 2। तो यहां पर कितना हो गया? 8 8 16 और 2 18, तो ये भी फॉलो कर रहा है। अब यहां पर देखते हैं HMN, यहां पर ये करना करेगा 1 करेगा, यहां पर ये 7 करेगा, और ये CO कितना करेगा? 5 है, तो टोटल 10 हो गए, ये भी कर रहा है 18। अब आइए इसकी बारी। RU कितना करता है भाई? RU आपका कितना कंट्रीब्यूट करता है? 8 कंट्रीब्यूट करता है, 5 ये करेगा, RU करेगा 8, एक क्लोरीन 1 करता है, यहां पर ये क्या है? CO कितना है? 2 करेगा, ये PPH2 है, यानी कि NH2 वाला, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है बच्चे? 1 कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल कितना हो गया? 5 और 8 13, 14 16 और 1 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्या करता है? फॉलो नहीं करता। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे इससे अगला हमारे पास क्या है बच्चे? ये है, ठीक है। वैल्यू निकालनी है एन की, यानी कि एन, ये रहा हमारा एन, वही, हाँ, चार्ज आपसे पूछा है, 19 का ये क्वेश्चन है। चार्ज में क्या करके आना है बच्चे? आइए देखते हैं। यहां पर क्या है भाई? Fe है, CO है, 4 है, SiMe3 है, और यहां पर है इसके ऊपर क्या? N। इन्होंने कहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो N की वैल्यू निकालो। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट को हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया भाई 18। अब आप क्या करोगे भाई? यहां पर आयरन का कितना है? 8 है, CO का कितना हो गया? 8 है, क्योंकि 4 है तो 8 ले लिया, SiMe3 यानी कि CH3 जैसा, तो ये भी कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहां पर हमें कुछ नहीं पता कि जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, हमने कहा 18, ये आ गया, यानी कि ये कितना हो गया? 17 प्लस x यानी कि 18। अब आप जोड़ रहे हो, यानी कि यहां पर 17 प्लस 1 आएगा। जुड़ता क्या है? जुड़ता है बच्चे एनाइनिक चार्ज, यानी कि ये -1 रहा होगा। तो n की वैल्यू बच्चे क्या भर के आओगे आप? -1 भर के आओगे, +1 नहीं भर के आओगे। बोलो हाँ या ना। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हाँ, एनाइनिक चार्ज प्लस जुड़ता है, तो यहां पर अगर -1 होता तभी तो 17 + 1 करते, वहां पर प्लस का 1 होता तो 17 - 1 कर देते, 16 इलेक्ट्रॉन रूल बन जाता, गड़बड़ हो जाती। तो आंसर क्या भर के आना था? -1। NAT क्वेश्चन था ये, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। चलें आगे, चलिए। Among the following metal carbonyl species, the one with the highest metal carbon back bonding। अरे सर बिल्कुल सिंपल है, जिसपे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, यहां पर चार्ज बदल रहा है, दिख गया हमें, नेगेटिव चार्ज, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इच्छुक होगा बैक डोनेशन के लिए, तो इसके अंदर बैक डोनेशन सबसे ज्यादा, क्योंकि 2 नेगेटिव था। ए विल बी द राइट आंसर। चलें आगे। नाइट्रोसाइल लिगेंड्स बाइंड्स टू डी मेटल एटम इन लीनियर एंड बेंट। हाँ जी, देखो भाई, जब आपको ये लिखवाया है कि जब वो लीनियर होगा तो वो इस तरीके से जुड़ेगा, और अगर वो बेंट होगा तो वो किस तरीके से? नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो NO नेगेटिव बेंट फॉर्म में जुड़ता है, और NO पॉजिटिव ये जुड़ता है NO पॉजिटिव में, और ये जुड़ता है NO नेगेटिव में, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। चलें आगे, बी ही है, NO पॉजिटिव NO नेगेटिव, ठीक है। चलिए भाई, यहां पर आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ x पूछ ली,
पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, नंबर ऑफ लिगेंड्स आपसे पूछे हैं, ठीक है भाई, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो कर रहा होगा, हाँ जी लिखा है उन्होंने। तो यहाँ पर इसको पकड़ के यहाँ ले आओ। कॉपर, कॉपर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर? कॉपर आपका D9S2 या D10S1 कह दो, 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है। CO आपको पता नहीं है, मतलब दो तो कंट्रीब्यूट करता है, तो 2x लिख लेंगे। पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हैं, इज इक्वल टू 18, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 18 था। यहां पर कितना आया? 2x, 10 इज इक्वल टू 18, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। चलिए ठीक है भाई। तो ये थे आपका ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको ध्यान रखने एग्जाम में जाने से पहले, वो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। इनको आराम से समझो, पढ़ो, आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, है ना। आपके क्वेश्चन यहाँ से सारे लग जाएंगे, ठीक है। बस कंसिस्टेंट रहिए, एग्जाम पास है तो इस टाइम पे बहुत मैटर करता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो, है ना। पॉजिटिव चीज़ों से जुड़े रहो, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट अगर माइंड पे क्रिएट कर रही है, उस चीज़ को अवॉइड करो। पॉजिटिव 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 रहना है। एग्जाम का पहले वाला टाइम जो होता है वो बहुत कीमती होता है, बस उसमें हमें अपने ऊपर भरोसा दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। होती है टेंशनें, होती है, अपने आप को ऐसा एक तो अकेला मत समझना, अरे सर मेरे को ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं भाई, सबके साथ ऐसा होता है। लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है पढ़ने में, लगता है कि हम पिछला भी भूल रहे हैं, बट इन सबको ही कभी हावी नहीं होने देना है। हावी हमेशा इस बात को रखना है कि हाँ आप ये पेपर आराम से निकाल सकते हो, और पक्का निकाल लोगे, पक्का। बस कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।